Okay. First of all, I will tell you about what is mechanics. Mechanics physics की it is basically a branch of physics in which we deals with the motion of bodies when they are with respect to their surroundings. ठीक है? अब मैकेनिक्स में हम लोग टू टाइप्स की मोशन को स्टडी करते हैं, या फिर आप कह ले कि बॉडी, व्हेन ए बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, जब वो बॉडी फोर्सेस के एक्शन में हो, मतलब ज्यादा फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हो, उस पॉइंट पे आप उस फोर्सेस के सम ऑफ फोर्सेस को उस बॉडी के साथ क्या लिंक है, तब आप उसको स्टडी करो. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए व्हेन ए पर्सन इज पुशिंग दिस व्हेन, तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी की फिजिक्स को, फिलहाल मैं इस बॉडी की मोशन को स्टडी कर रही हूँ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि ये बंदा इस वेन पे बेसिकली अप्लाई कर रहा है. ठीक है? जब आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व करो, उसकी मोशन को स्टडी करो अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस, तो आप उस ब्रांच को या उस फिजिक्स को आप कहते हो, वो मैकेनिक्स ही होती है, बट उसमें हम डायनेमिक्स स्टडी करते हैं. डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है कि किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करना अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस. आप इसी तरह एक काइनेमेटिक्स भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. इससे पहले क्लास 9th में आपका सेपरेट चैप्टर हुआ करता था. पहले आपका एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें आप लोग का होता था, उसका नेम काइनेमेटिक्स, और उसके बाद आपका चैप्टर हुआ करता था जिसका नेम था डायनेमिक्स. हम काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स को एक साथ फर्स्ट ईयर में इन फोर्स एंड मोशन में स्टडी करेंगे. इफ यू रिमेम्बर, आपने क्लास 9th में जो काइनेमेटिक्स में स्टडी किया था, वो क्या स्टडी किया था? इक्वेशन. काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी की थी, और उसके अलावा व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज रेस्ट और व्हाट इज मोशन, और उसके अलावा व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी एंड डिफरेंट ग्राफ्स, वो आप सबने काइनेमेटिक्स में स्टडी किए थे. उसके बाद डायनामिक्स में आपने क्या स्टडी किया था? अबाउट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था. और उसके अलावा आपने मोमेंटम के बारे में स्टडी किया था, व्हाट इज मोमेंटम. ठीक है? और उसके अलावा आई थिंक मोमेंटम तक, और इसके अलावा छोटी मोटी और चीजें भी डिस्कस कर ली थी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, समथिंग लाइक दैट, आपने ये चीजें भी डिस्कस की थी. बट इस चैप्टर में इन योर क्लास फर्स्ट ईयर हम लोग काइनेमेटिक्स, आपको जो क्लास 9th का चैप्टर है, डायनेमिक्स को एट ए टाइम जरा सी एडवांस स्टडी करेंगे इन फोर्स इन मोशन में, विच इज वेरी इजी चैप्टर. ठीक है? चलते हैं. अच्छा, आप लोगों की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ने अपना सेक्शन एच मेंशन किया होता है. देयर इज नो सेक्शन एच. आप लोग प्रॉपर्ली पता कर लें कि आपका सेक्शंस क्या है, मुझसे पूछ लें. तो किसी का भी कोई सेक्शन एच नहीं है. ठीक है? ये ए बी सी डी ही सेक्शन है बस. चलते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक इंटर हुई हुई हैं, एच सेक्शन मेंशन किया हुआ था. अच्छा, चलते हैं अपने लेक्चर पे. अब इस पे मैकेनिक्स इज बेसिकली ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम मोशन ऑफ बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं. हम डायनेमिक्स स्टडी करेंगे, मतलब स्टडी ऑफ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सम फोर्सेस. उसके अलावा हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे. काइनेमेटिक्स में हम बॉडी की मोशन को स्टडी करेंगे, बट जो फोर्सेस इसको बेसिकली मूव करा रही है ना, उन फोर्सेस को स्टडी नहीं करेंगे. मतलब स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अंडर नो कॉज, मतलब फोर्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक वही वैन ले रही हूँ. अब ये वैन मूव कर रही है, ये तो मैं स्टडी करूंगी. वैन इज मूविंग, ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग द वैन, वैन हैज दिस वेलोसिटी, वैन हैज दिस एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ये स्टडी नहीं करूंगी कि वैन को किस बॉडी ने पुश किया जिसकी वजह से वो स्टार्ट हुई. ठीक है? जब मैं उस पर्सन को भी बीच में ले आऊंगी कि इस पर्सन ने इस वैन को पुश किया, ही वॉज द कॉज जिसकी वजह से मेरी बॉडी मूव कर रही है. तो जब मैं कॉज को और बॉडी को एक साथ स्टडी करूंगी, उसको मैं डायनेमिक्स में स्टडी करूंगी, जो आप क्लास 9th में डायनेमिक्स के चैप्टर के अंदर प्रॉपर्ली स्टडी करके आए. जब मैं सिर्फ बॉडी को स्टडी करूंगी कि बॉडी मूव कर रही है, बॉडी हैज दिस वेलोसिटी, बॉडी हैज दिस एक्सेलरेशन, उस वक्त आप उसकी बेसिकली डायनामिक्स को, काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे होते हो, उसके कॉजेस को स्टडी नहीं कर रहे होते, किसने वो मोशन प्रोड्यूस कराई है. करेक्ट? चलते हैं. ये था हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन. उससे पहले अब हम चलते हैं व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन. ठीक है? रेस्ट और मोशन को स्टडी करते हैं. सारे मार्कर सूख चुके हैं, टाइम ही नहीं मिला लेके. चलते हैं, रेस्ट और मोशन को स्टडी करते हैं. रेस्ट
कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब होती है, जब उसके सराउंडिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मार्कर, इस मार्कर को मैं कहूंगी दिस मार्कर इज इन रेस्ट पोजीशन। अब रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट पे, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, इसकी सराउंडिंग, फिलहाल इसकी सराउंडिंग में क्या क्या है, मैं हूं, आप है इसकी सराउंडिंग, ठीक है, रजिस्टर है इसकी सराउंडिंग। इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अगर ये बॉडी स्टॉप है तो हम कहेंगे योर मार्कर इज एट रेस्ट या योर बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर आपकी बॉडी इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से मूव कर रही है तो हम क्या कहेंगे, योर बॉडी इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल योर बॉडी इज मोशन, अगर ये मार्कर मूव कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से तो मैं कह सकती हूँ द मार्कर इज इन मोशन और द मार्कर इज मूविंग। एग्जाम्पल लेती हूँ सराउंडिंग की। पहले सराउंडिंग को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। अगर बात करते हैं अर्थ की, ठीक है, अर्थ पे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम आपकी क्लास की कोई अबीर फैज ले लेते हैं, क्योंकि ये मेरी पार्टिसिपेंट्स की टॉप की लिस्ट में है तो मैं उसी को ही ले लेती हूँ। अगर यहाँ पे अबीर फैज है और यहाँ पे एक और पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज अबीर, हम देखते हैं अबीर कह रही है कि अगर ये पर्सन बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और अबीर यहाँ पे खड़ी हुई इसको ऑब्जर्व कर रही है, तो अबीर मुझे स्टेटमेंट देगी, मैम द पर्सन ए इज एट रेस्ट। अबीर ने अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बताया है क्योंकि वो अर्थ पे है, ठीक है, उसने अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कहा कि पर्सन ए मूव नहीं कर रहा तो वो रेस्ट पे है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज सन, वी नो दैट सन पे कोई जा नहीं सकता, हम एक और स्टूडेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमन दुरानी को ले लेते हैं। इफ एमन दुरानी स्टैंडिंग हियर, अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द प्रॉपरली रिवॉल्व करती है। अब अगर देखा जाए एमन दुरानी के रिस्पेक्ट से अर्थ जो है वो प्रॉपरली घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो इसके रिस्पेक्ट से अब पर्सन ए किस में है, मोशन में है। अब अगर एमन दुरानी मुझे आके स्टेटमेंट देती है मैम पर्सन ए इज इन मोशन, और अबीर कह रही है मैम पर्सन ए इज रेस्ट, ये दोनों सही है, ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों गलत है, इसका मतलब है दोनों सही है, बट वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस फिजिक्स को डिफाइन कर रही है। ये बात समझ आई है या नहीं आई? जिसको समझ नहीं आई है, जिसको समझ नहीं आई है वो क्वेश्चन पूछ सकती है। ओके, आई थिंक सबको आ गया। अच्छा, मतलब अब इतनी बात हमें समझ आ गई, जब भी आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन करोगे तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब अबीर फैज का फ्रेम क्या था, अर्थ था। अब एमन दुरानी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, सन है, ठीक है। एमन दुरानी ने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दी कि द पर्सन इज इन मोशन, और अबीर फैज ने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग दी द पर्सन ए इज एट रेस्ट। तो इसीलिए जब भी आप फिजिक्स में किसी रेस्ट या किसी मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन द सराउंडिंग और द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि फिजिक्स में जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसीलिए प्रॉपरली आपकी डेफिनेशन में मेंशन है, ए बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से मूव नहीं कर रहा तो हम कहेंगे द बॉडी इज एट रेस्ट। अगर वो अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है तो वी विल कॉल इट द बॉडी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। आई होप ये चीज अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके अलावा इसमें और क्या बातें डिस्कस हुई हुई हैं, आई थिंक ये सब कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन। और हाँ, एक एग्जांपल देती चलो। अब हम लोग ग्रास की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, यहाँ पे ग्रास है। अब रेस्ट और मोशन एक साथ भी स्टडी होती है। अब ग्रास के नीचे एक इतनी सी चीज थी और ऊपर ये ग्रास, मतलब फॉर एग्जांपल ये ज्यादा, इसके ऊपर ज्यादा वो है, लीफ वगैरह लगे हुए। अब इन केस एयर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर की वजह से ग्रास का जो अपर वाला पोर्शन है वो मूव कर रहा है, सिर्फ अपर वाला पोर्शन मूव कर रहा है। अब मैं कहूंगी द अपर पोर्शन ऑफ द ग्रास इज इन मोशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से, अपर पोर्शन ऑफ ग्रास इज इन मोशन, बट ये जो नीचे वाले इसके जो स्टेम है ये बिल्कुल आप ये जो इसके नीचे वाले रूट्स या ये इसके नीचे वाला एरिया ले लीजिए, बिल्कुल रेस्ट पे है। तो उसके बारे में एट ए टाइम भी आप कह सकते हो द अपर पोर्शन ऑफ द ग्रास इज मूविंग, इज इन मोशन, बट द लोअर पोर्शन ऑफ द ग्रास इज एट रेस्ट। मतलब आप इन चीजों को एट ए टाइम भी स्टडी कर सकते हो। मेरी बात समझ आई है आपको? एक ही बॉडी, अभी तो मैंने एक पर्सन को लिया था ना,
तो उसमें मैंने कहा था वो रेस्ट पे है। अब उसी एक बॉडी की बात कर रही हूँ, उसका आधा पोर्शन मोशन में है, आधा पोर्शन रेस्ट पे है, मतलब आप एट ए टाइम भी उस चीज को स्टडी करते हो। गॉट इट? चलते हैं अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस? इस चीज को जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं होता है, आप इसको मिक्स करते रहते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है? अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दी चलूं। डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डायरेक्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस क्या होता है? आप कह रहे कि लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। इसको मैं अगर एक एग्जांपल से आपको समझाती हूं। अगर अर्थ की एग्जांपल ले लें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास यहां पे लाई करी होती है, ठीक है, मिड में है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्टेंस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। डिस्टेंस आप यहाँ पे आप इसके सेंटर से रिस्पेक्ट से बात करें तो इसे हम 0 कंसीडर कर लेंगे, आगे जाते जाएंगे इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा सिर्फ इंक्रीज होता है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। एक मार्कर भी नहीं लिख रहा। अच्छा, डिस्टेंस में ये कह सकती हूँ हमेशा इंक्रीज होता है। यहाँ पे 0 से आगे इंक्रीज होता रहेगा। अगर मैं इस तरफ मूव करूंगी तो इस साइड पे इंक्रीज होना शुरू कर देगा, बट इसको मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं कहूंगी। तो मतलब डिस्टेंस अपने सेंटर के अकॉर्डिंग हमेशा सिर्फ इंक्रीज होता है। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट की अब बात करूं, अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल एक पाथ ले रही हूँ, एक ए पॉइंट ले रही हूँ, एक बी पॉइंट ले रही हूँ। अब ए से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए मेरे पास डिफरेंट पाथ हैं। मैं यहां से भी जा सकती हूँ, मैं यहां से भी जा सकती हूँ, और एक है मैं डायरेक्टली चली जाऊं, ठीक है। जब आप डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करते हो, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या आप कह लो कि जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, जिसमें डायरेक्शन दी हुई होती है कि यहां से यहां तक गए तो बहुत कम टाइम में डायरेक्टली पहुंच सकते हो। जब आप डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करते हो तो वो डायरेक्टेड डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो चीज है, ये आपके पास डिस्टेंस है, ये लॉन्गर डिस्टेंस है। लॉन्गर डिस्टेंस को आप सिर्फ डिस्टेंस ही कहते हो, ठीक है। बट जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो आपके पास क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? आई होप। ओके, अच्छा, अब मैं इसकी एग्जांपल दूं। जैसे मैंने अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, बट डिस्टेंस हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? अभी मैंने आपको अर्थ की एग्जांपल दी है। ये हमेशा इंक्रीज होता है, सेंटर के अकॉर्डिंग एक्सिस के अकॉर्डिंग हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है। बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है, वो मैं इस अर्थ के किसी भी 2 पॉइंट्स को ले सकती हूँ। उस पॉइंट्स के डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करी तो मैं बात करूंगी डिस्प्लेसमेंट की, और अगर मैं उसी डिस्टेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो मैं कहूंगी माई डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है, वो उसी डिस्टेंस के किसी 2 पॉइंट्स के पाथ की बात हो रही होती है, शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही होती है। बट डिस्टेंस ऑल ओवर द अर्थ आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजर करते हो, और वो हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है। सेंटर के अकॉर्डिंग आप रेडियली आउटवर्ड मूव करोगे। Do you clear? Yes, खुशबक, go. You have raised your hand. Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन है? मैम, अगर एक केस हो जिसमें स्ट्रेट लाइन है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा? पहली बात है, अगर आप स्ट्रेट लाइन है, पहली बात है आप बात करोगे, आप कहोगे मैम ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस मेजर करना है, डिस्टेंस की बात कर रहे हो। अब डिस्टेंस के अंदर आके हम चेक करते हैं, अगर डिस्टेंस डायरेक्टेड डिस्टेंस है, डायरेक्टेड डिस्टेंस हुआ तो हम कहते हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अगर सिंपल डिस्टेंस हुआ तो उसे आप जस्ट डिस्टेंस कहते हो। और उसके अलावा आप ये कह लो कोई भी लेंथ, ठीक है, उसको आप डिस्टेंस कह सकते हो। बट अगर वो डिस्टेंस डायरेक्टेड हुआ या वो शॉर्टेस्ट हुआ किसी पाथ पे पहुंचने के लिए,
तो उसको उसको हम चेंज कर देते, उसका नेम चेंज कर देते हैं, वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट. आर यू क्लियर? ओके, आई Yes, होप यू आर ma'am. क्लियर. चलते हैं अब आगे जरा वेलोसिटी पे आते हैं. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट को आप इस फिजिक्स अपनी इस बुक में डिफरेंट टर्म्स से इसको डिनोट किया जाता है. इसको डेल एक्स से भी प्रेजेंट किया जाता है, इसको डेल आर से भी प्रेजेंट किया जाता है, इसको डेल एस से भी प्रेजेंट किया जाता है, इसको डेल एल से भी प्रेजेंट किया जाता है, इसको डेल डी से भी प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, चलते हैं अब हम वेलोसिटी पे और स्पीड पे एट ए टाइम आपको ये स्टडी कराऊंगे. व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज स्पीड? वेलोसिटी और स्पीड. अर्थ की एग्जांपल ले रही हूं. फॉर एग्जाम्पल सेंटर के अकॉर्डिंग मैं मूव कर रही हूं यहां पे. ठीक है, ये डिस्टेंस है. अब इतना नहीं पता क्या ये डायरेक्टेड डिस्टेंस है या ये लॉन्गर डिस्टेंस है, क्योंकि बीच में काफी कर्व आ रहे हैं, तो मैं इस तरह मूव कर रही हूँ. ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लें, ये पाथ ले रही हूँ यहां से, इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचना है, और ये एक कर्वी पाथ है और एक ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड पाथ है. जब आप स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड पाथ की बात कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टेड पाथ, डायरेक्टेड डिस्टेंस, जिसका एक और नेम डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, इस डायरेक्टेड डिस्टेंस में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचे, कितने टाइम में पहुंचे, टाइम टेकन, इज नोन एज वेलोसिटी. या आप कह लो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज वेलोसिटी. ठीक है, अब बात करते हैं इस कर्वी पाथ की, जो मैंने कर्व शेप में ड्रॉ किया है. ठीक है, कर्वी पाथ से अगर मैं ट्रैवल करके आ रही हूं तो इसको मैं जस्ट डिस्टेंस कहूंगी. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड. यूनिट्स दोनों के सेम होंगे. डायरेक्टेड डिस्टेंस को भी हम मीटर में डिनोट करते, मीटर से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को भी हम मीटर से डिनोट करते हैं. टाइम टेकन, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, सेकंड मेंशन किया. मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट्स. ठीक है, वेलोसिटी में आप डिस्टेंस की ही बात करते हो, बट यू टॉक अबाउट द डायरेक्टेड डिस्टेंस रेशियो टाइम टेकन. ठीक है, तो इसी तरह डायरेक्टेड डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज वेलोसिटी, वेयर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड. इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है. गॉट इट? आप इसकी एग्जांपल लेती हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर कॉलेज, बहरिया कॉलेज, और यहाँ पे आप रहते हो, आप अपने कॉलेज से जो आप अपने घर से जो कॉलेज तक आ रहे हो, तो वो रोड थोड़ी सी कर्व पाथ में है. ठीक है, आप यहाँ से ऐसे आके कॉलेज पहुंचे हो. अब यहाँ पे आप ये कभी नहीं आगे कहोगे, मैं जब गाड़ी ड्राइव करके आ रही थी तो मेरी गाड़ी की वेलोसिटी ये थी. आप ये कहते हो स्पीड ऑफ माई कार. स्पीड ही हमेशा क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आप क्या डायरेक्टेड डिस्टेंस से आ रहे हो. अगर आप इनके सीधे डायरेक्टेड डिस्टेंस से आके कॉलेज में पहुंचे हो, तो उस पॉइंट पे आप कह सकते हो द वेलोसिटी ऑफ माय कार वाज दिस. बट अगर आप कर्वी पाथ के थ्रू आ रहे हो, यू विल टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ कार इज दिस. ठीक है, अब हम चलते हैं. आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज स्पीड. अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की. हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है जब टोटल वेलोसिटी का एवरेज ले लिया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां तक पहुंची तो मेरी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड, यहां से यहां तक पहुंची थी 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पे पहुंची तो मेरे पास थी 6 मीटर पर सेकेंड. तो अब मैं इन सब का सम ले रही हूँ, या टोटल वेलोसिटी, या आप ये कह रहे हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी. और एवरेज वेलोसिटी को हमेशा इस तरह प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, और अगर इसी तरह स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड. आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा. इसका भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है मैम. जी जी मैम, एवरेज और टोटल का एक ही मतलब है? एवरेज और टोटल का एक ही मतलब है, एवरेज या आप कह लो टोटल. ठीक है, ठीक है. ओके. अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी.
ठीक है, और इंस्टेंट, यस यस मैम अगर ये एवरेज वेलोसिटी में भी टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी में भी तो डायरेक्टेड डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वो भी एक ही चीज नहीं होती फिर? नहीं, अब ये देखें, इसमें और इसका डिफरेंस बताने लगी हूँ। आप एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, आप यहां से यहां तक पहुंचे, सेम स्पीड से पहुंचे हो 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और यही डिस्टेंस था, आप यहां से यहां तक पहुंचे 3 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आप थक चुकी थी, आपने यहाँ पे टी ब्रेक ली, उसके बाद फिर से आपने गाड़ी स्टार्ट की, फिर आपने जब स्टार्ट की तो वो 6 मीटर पर सेकेंड से मूव करी थी, उसके बाद फिर आपने टी ब्रेक ली, फिर आप 2 मीटर पर सेकेंड से पहुंचे। अब ये जो टोटल वेलोसिटी होगी है ना, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, इनका आप सम लोगे, दैट्स सम ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज टोटल वेलोसिटी। जब आप एक ही वेलोसिटी थ्रू आउट यहाँ पे अपने टारगेट तक पहुंचे हो तो उस वक्त आप बात करते हो सिर्फ एक ही वेलोसिटी के, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी यस मैम, एक दफा ये एवरेज वेलोसिटी वाला दोबारा से रिपीट कर दें। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, देखो जैसे मैंने एक पाथ ए लिया, एक पाथ बी लिया, मैं कह रही हूँ दिस इज पाथ ए और दिस इज पाथ बी। पाथ ए से पाथ बी तक पहुंची, मैंने कहा ए थ्रू आउट में सेम वेलोसिटी से पहुंची, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं ली, तो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। दूसरी तरफ मैंने इन्हीं पॉइंट्स को लिया, ए से बी तक पहुंची, बट बीच में मैंने 2 दफा टी ब्रेक ली, ठीक है, टी ब्रेक ली 2 दफा, और उसके बाद, और टी ब्रेक से पहले मेरी जो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी, जब टी ब्रेक के बाद की तो 6 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद फिर टी ब्रेक ली, फिर 2 मीटर पर सेकंड थी। अब मेरे पास 3 डिफरेंट वेलोसिटी आ गई। अब इन 3 डिफरेंट वेलोसिटीज की जब मैं बात करूंगी, मैं ये नहीं बोलूंगी वेलोसिटी एट पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, मैं सीधा ये बोलूंगी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ माय कार इज दिस। उस वक्त जब आपने एक वेलोसिटी आगे डिलीवर करनी होती है कि आप किस वेलोसिटी से पहुंचे हो, तो आप ये नहीं बताते ये, आप जस्ट बताते हो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब आप प्रैक्टिकल्स करते हो फिजिक्स लैब में, जैसे वर्नियर कैलिपर, आई होप आप सबने परफॉर्म किया होगा। वर्नियर कैलिपर से आप एक दफा रीडिंग लेते हो, 2 दफा रीडिंग लेते हो, 3 दफा रीडिंग लेते हो, एट दी एंड आप क्या कर देते हो, एवरेज लेते हो उनका। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में 2.1 आई है, नेक्स्ट में 2.2, उससे बाद 2.3, 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज है, 3। दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज डिस्टेंस या एवरेज रेडियस, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। वेलोसिटी को जब आप, ये मैंने एग्जांपल डिफरेंट ली हुई है, जब आप ज्यादा नंबर ऑफ वेलोसिटीज को एक साथ, अगर एक वैल्यू आपने उसके आगे डिलीवर करनी होती है, आप मुझे कभी आगे ये नहीं कहते मैम मेरी एक दफा ये वेलोसिटी है, एक दफा ये आई है, या एक दफा ये आई है। आप डायरेक्ट क्या बात करते हो, आप डायरेक्ट बात करते हो कि मैम मेरी जो वेलोसिटी थी उन तीनों का एवरेज लेने के बाद मुझे एक वैल्यू देते हो कि 2.3 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस आया है, किसी भी बॉब थी, व्हाटएवर जो भी चीज थी, तो आप एक वैल्यू अगर आपने देनी हो तो आप उन तीनों का एवरेज लेके एक आगे डिलीवर करते हो। तो इसी तरह मैं इन तीनों का एवरेज लूंगी, आगे एक वेलोसिटी डिलीवर करूंगी, दैट वेलोसिटी विल बी नोन एज योर एवरेज वेलोसिटी। गॉट इट? यस मैम। ओके, चलते हैं आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, देखिए आप इंस्टेंट वर्ड निकल रहा है, इंस्टेंटेनियस से एक वर्ड निकल रहा है इंस्टेंट। इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, मोमेंट, टॉर्क वाला मोमेंट नहीं, जिसे आप कह लो लम्हा, ठीक है। इस इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, लम्हा। आप जब भी आप वेलोसिटी को छोटे छोटे पॉइंट में डिस्कस करते हो, जैसे कि वही ले रही हूं पॉइंट ए पॉइंट बी, अब मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल 0.5 सेकंड के लिए मेरी वेलोसिटी कितनी थी, जब आप मोमेंट में वेलोसिटी को फॉर ए स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी को चेक कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना स्मॉल इंस्टेंट लिया कि आपका टाइम ही 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0.5 सेकंड, 0.10 सेकंड, 0.11 सेकंड, समथिंग लाइक दैट। आपने टाइम का इतना उसको इतना पीसेस में कन्वर्ट किया कि उस पर लिमिट अप्लाई कर दी कि डेल टी अप्रोच कर रहा है 0 को, और उसके साथ आप डिस्टेंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गॉट इट? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, देखिए अब देखिए ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, हम लोग ले लेते हैं
इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये अगर मूव करिए, यहां से यहां तक मूव हुई, मैंने कहा 3 मीटर पर सेकंड से मूव हुई। अब ये आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जांपल ये मूव करिए, मैंने चेक किया 0.5 सेकंड के लिए इसकी क्या वेलोसिटी थी, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर ये थोड़ी सी देर के लिए और मूव हुई, मैंने कहा अगले 0.5 सेकंड के लिए इसकी क्या वेलोसिटी थी, 3 मीटर पर सेकंड। अब ये जो वेलोसिटी मैं मेजर कर रही हूँ ना, इन वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं ये नहीं बोलूंगी दिस इज वेलोसिटी, मैं बोलूंगी दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्यों कहूंगी, क्योंकि ये किसी लम्हे की वेलोसिटी है। वो लम्हा इतना छोटा था कि 0.5 सेकंड जीरो तक अप्रोच करा था, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड को एक्सप्लेन नहीं करा, वो 0.5 सेकंड 0.10 सेकंड को एक्सप्लेन कर रहा है। करेक्ट? जब आप इतना स्मॉल पीसेस में टाइम को कन्वर्ट करके उसकी वेलोसिटी को स्टडी करते हो, एक एक लम्हे की वेलोसिटी को स्टडी करते हो, यू विल कॉल दैट वेलोसिटी एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसमें फिर हम लोग फॉर्मूले में एक प्रॉपर्ली लिमिट का फॉर्मूला शो करते हैं, लिमिट लगी हुई है, ऐसी लिमिट अप्लाई की है जिसमें टाइम आपका जीरो को अप्रोच कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही चीज है, बट आपके पास यहाँ पे एस के ऊपर बार नहीं आएगी, क्योंकि ये शो कर रहा है दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज लिमिट del t approaches to 0 and this is your speed। ठीक है, यूनिट सेम है। अब चलते हैं हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने एक बात आई होप आपको लोग क्लियर होगी कि वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव भी होती है, वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव भी होती है, बट डिस्टेंस या स्पीड आपके पास हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, चलते हैं एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हमने किया डिस्प्लेसमेंट और दूसरी तरफ डिस्टेंस। यस मैम, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की सही समझ नहीं आई। देखिए रमशा, आप देखें, आप ना जैसे फॉर एग्जांपल एक ये इन केस एक वेन है जो मूव कर रही है, ठीक है। अब वेन ने, मैंने आपसे पूछा वेन ने 0.5 सेकंड के बाद उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या थी, आपने मुझे बताया 0.5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी ये थी। हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी मेजर करना, मतलब एक एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी मेजर करना, उसकी एक एक लम्हे वाली वेलोसिटी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। उसको आप डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं कह सकते, उसको आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस कार। गॉट इट रमशा? यस मैम, तो इसमें टाइम 0 पॉइंट में ही होना चाहिए, मतलब जीरो को अप्रोच करना चाहिए। इसके फॉर्मूले में ही मेंशन है, टाइम लिमिट इतना स्मॉल है कि वो लम्हा एक्सप्लेन कर रहा है कि मतलब आपके पास जीरो को अप्रोच करे, 0.10 सेकंड 0.10 सेकंड। मैम अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो फिर? यूनिफॉर्म स्पीड से शुक्र है आपने मुझे याद करा दिया। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा। थैंक यू। अब मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म से चल रहा है तो आप ये बोलोगे यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार इज दिस, आफ्टर सम सेकंड द यूनिफॉर्म इंस्टेंटेनियस, या आप ये बोलो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दिस। आप पहले तो मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड्स की वैल्यू लिखूंगी, उसके बाद में बता सकते हो दिस इज यूनिफॉर्म और नॉट। उससे पहले आप जो मुझे वेलोसिटीज दे रहे हो वो इंस्टेंटेनियस होगी, एट द एंड में जाके उसके बारे में जज करूंगे इज दिस यूनिफॉर्म और नॉट। यूनिफॉर्म क्या होते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि थ्रू आउट आपकी वेलोसिटी सेम रही है। जैसे कि एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, मैंने थ्रू आउट यहां से यहां तक मूव हुई, थ्रू आउट मेरी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ही थी, तो मैं कहूंगी, सॉरी यहाँ पे हम वेलोसिटी स्टडी कर रहे थे, तो मैं कहूंगी द वेलोसिटी ऑफ द कार इज यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है, क्योंकि थ्रू आउट उसकी जो वेलोसिटी थी वो सेम है। या आप ये डेफिनेशन ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि if a body covers, एक सेकंड, if a body covers equal displacement in equal interval of time, velocity will be known as यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड की बात कर रही हूं तो सिर्फ यहां पे स्पीड लगा दे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस यहां पे लगा देंगे, स्पीड के लिए होगा, तो उसके साथ आप यहां पे फॉर्मूले में क्या यूज कर देंगे, यूनिफॉर्म
स्पीड। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ वेरिएबल स्पीड की या वेरिएबल वेलोसिटी की। वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? इफ ए बॉडी कवर्स, वही फॉर्मूला है, ठीक है, वही डेफिनेशन है। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, देखिए सिर्फ यहां पे अन आ गया, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal interval of time, in unequal interval of time, that velocity or speed will be known as variable speed or velocity. मैम Yes, यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम होगा और वेरिएबल में अनइक्वल टाइम और अनइक्वल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। यस एग्जैक्टली, जब आपके पास अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट हो, अनइक्वल टाइम हो, यू विल टॉक अबाउट वेरिएबल। अभी ये वेक्टर शो किया तो वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हो। जब आपके पास वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप कह लो कब होगी? जब आपके पास वालेकुम सलाम। आउच, ये मैं आप क्यों नहीं आ रही थी? पता Who is नहीं आप this? क्यों नहीं आ रही? Who is this? Girls, mute yourself. है ना, हम वेट कर रहे थे, बातें करना शुरू कर दिया। वेट अ सेकंड, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूं। ये अबीर फैज के घर में काफी बच्चे हैं और ये आई थिंक मेरा चौथा पांचवा लेक्चर है जिसमें ये खुद को अनम्यूट करते हैं और बातें करनी स्टार्ट कर देते हैं। अबीर फैज, कंट्रोल दिस प्लीज, डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। आपका लेक्चर एंड होने वाला है। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। आज हमने यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के बारे में स्टडी किया है, ठीक है। यूनिफॉर्म आपके पास स्पीड कब